स्वागत है साथियों। यूपीजीडीसी की जो परीक्षा अभी कंप्लीट हुई है उस परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम से यहाँ पे हम 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि इसके संभावित उत्तर क्या सही हो सकते हैं। देखते हैं, जैसे इसमें 31वां प्रश्न है, अगर मगर मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बहाने बनाना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं, अभिकथन और कारक। तो इसके विषय में देखते हैं कि अभिकथन है, वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है, और कारण दिया है कि वामन ने रीति के 4 भेद माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली। तो ध्यान रखेंगे, पहला कथन तो सही है, वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है, लेकिन दूसरा जो कारण दिया है वो गलत है, क्योंकि वामन ने रीति के 3 भेद माने हैं, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा डी, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन प्रसारण केंद्र पर चित्रों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। संभवतः इसका जो सही उत्तर होगा माइक्रोवेव ट्यूब। ध्यान रखेंगे, इनमें से बांगरू का व्यवहार क्षेत्र नहीं है। तो हमने देखा, अभी पिछले वीडियो में भी हमने बात की कि बांगरू यानी हरियाणवी दिल्ली, रोहतक और करनाल इसका क्षेत्र हो सकता है। फर्रुखाबाद ये जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, जो कि बांगरू हरियाणवी का क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, फर्रुखाबाद। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन में थी मधुरता, सोना, बालिका, हिमालय। तो भाववाचक संज्ञा के रूप में मधुरता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही सुमेलित करना है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये आप सभी जानते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक है, तो ए का दूसरा किसी एक में ही सही है, तो इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा। आप सभी इसको मिलान कर सकते हैं। बाकी लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल जी का है। ठीक है, गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का। तो आप इस तरह से इसको मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि समूह महाप्राण है। महाप्राण वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंठ से पूरी तरह से तीव्रता से वायु निकलती है और कोई अवरोध नहीं होता। तो इसमें सही उत्तर है ख, झ, थ, भ। तो आप इसका उच्चारण भी करके देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमने इस पर भी बात की थी कि नवजागरण काल की हिंदी पत्रकारिता का लक्ष्य समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना था। सही बात है। समकालीन हिंदी पत्रकारिता विज्ञापन और मुनाफा केंद्रित प्रवृत्तियों से प्रभावित हुई है, ये भी सही बात है। आधुनिक पत्रकारिता में सत्ता की आलोचना की भूमिका पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। ये कथन गलत है। आप अतिवादी होकर के किसी भी कथन को ये सही नहीं साबित कर सकते कि सत्ता की आलोचना की भूमिका पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। वर्तमान संदर्भ में आप देखते हैं कि सत्ता की आलोचना तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ पत्रकार हैं आधुनिक दौर में जो सत्ता की आलोचना कर रहे हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा। और चौथा है, पेड न्यूज़ की प्रवृत्तियों ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया है। तो पेड न्यूज़ की प्रवृत्तियों ने ऐसा किया है, तो सत्य है। यानी 1, 2 और 4 यही कथन जो है वो सही है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न के विषय में भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया कि प्रसाद मूलतः कवि थे। उनका व्यक्तित्व उनके नाटकों में विशेष रूप से एवं उपन्यासों और कहानियों में सामान्य रूप से परिलक्षित होता है। ये कथन यहाँ पे पूछा गया है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको क्लेम करना होगा, जब भी इसकी प्रामाणिक आंसर की जब आ जाएगी, तो ये कथन दरअसल बच्चन सिंह के पुस्तक में है, लेकिन डायरेक्ट कोई अगर स्टेटमेंट या कथन दिया जाता है, अगर वो सही नहीं है, उस पर आपत्ति बनती है। बच्चन जी ने लिखा कि प्रसाद मूलतः कवि हैं। उनके कवित्व की छाप उनके कथा साहित्य पर देखी जा सकती है, फिर भी उनके उपन्यासों पर यथार्थ का रंग कुछ अधिक है। कथन ये था, लेकिन ये कथन आजकल जहाँ तक ये कहा जाता है कि AI जनरेटेड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो संभवतः अगर कमांड उन्होंने दिया होगा तो ये उसने घालमेल करके इस प्रश्न का पूरा स्वरूप ही इस कथन का बिगाड़ दिया है।
तो शुक्ल जी का कथन नहीं है, उनकी पुस्तक में हमने देखा नहीं है, रामविलास शर्मा भी नहीं, हरदेव बाहरी नहीं, बच्चन जी की में ये हिस्सा शुरुआती मिलता है, लेकिन बाकी ये जो हिस्से हैं वो उलट पुलट हो चुके हैं। तो ये प्रश्न पूरी तरह से विवादित किया जा सकता है, ये बच्चन जी का स्टेटमेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कहानी का उद्देश्य रचना शैली व टेक्निक की दृष्टि से एकदम बदल चुकी है, उसकी आत्मा भारतीय पर वेशभूषा पाश्चात्य। तो गोपाल राय इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास रामकथा से संबंधित नहीं है। अब अगर आपको नहीं पता है कि रामकथा से कौन कौन से संबंधित है और आपको पता है कि महासमर ये जो है महाभारत की कथा से प्रेरित है, तो ध्यान रखेंगे यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दो कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं, इसे हम पढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कि उद्भवकालीन पत्रकारिता आधुनिक पत्रकारिता की तरह व्यावसायिक स्वरूप वाली थी। बिल्कुल गलत कथन है ये, क्योंकि उद्भवकालीन जो पत्रकारिता थी, जहाँ से आप उदंत मार्तंड की शुरुआत मान लें या भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की बात मान लें, बंगदूत की बात करें, तो समाज सुधार और राष्ट्रीय सेवा की जो प्रवृत्तियाँ थी वो प्रधान थी, व्यावसायिकता प्रधान नहीं थी। दूसरा कारण दिया कि उस समय समाचार पत्रों का उद्देश्य तत्कालीन समाज को ज्ञान विज्ञान और नवीन संदर्भों से जोड़ना था। तो नवजागरण का युग था, तो नवीन संदर्भों से जोड़ना, ज्ञान विज्ञान की बातें करना, वैज्ञानिक चेतना की बातें करना, ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए गलत परंतु आर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई संस्मरणात्मक रचना लौटकर आना नहीं होगा, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में मनोहर श्याम जोशी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तिवारी, विश्वनाथ विद्यानिवास मिश्र, कांति कुमार जैन। तो इसका सही उत्तर है कांति कुमार जैन। ये कांति कुमार जैन की संस्मरणात्मक रचना है। आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपको ध्यान रख लेना है कि 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई ये संस्मरणात्मक विधा की रचना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में मिलता है कि लौट आना नहीं होगा, ये पुस्तक का नाम है, लेकिन इसमें है लौट कर आना नहीं होगा, वही है कांति कुमार जैन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो आप सभी जानते हैं मादा कैक्टस ये नहीं है, बाकी आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये तीनों मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यालंकार दंडी का नहीं है, दंडी का काव्यादर्श है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्लेटो ने अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क किसे कहा है? तो अरस्तु उनके शिष्य थे और अरस्तु को अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा है प्लेटो ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन अकर्मक क्रिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोना अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य से आया हुआ, इसे हमने अपनी जो हमारी बैच चल रही थी उसमें हमने पढ़ाया भी है। जो लोग उस क्लास को देखे होंगे, उसका अध्ययन किए होंगे, वो लोग पहचान पाएंगे कि संस्कार संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत, देवता संबंधी गीत, जात संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत आदि श्रेणियाँ किस आलोचक द्वारा वर्गीकृत की गई है? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने इसका वर्गीकरण, इन गीतों का वर्गीकरण इस रूप में किया हुआ है, हम सभी ने उसका अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन, नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, मुक्तक और गीत शैली का न्यूनतम प्रयोग, प्रतीकात्मकता, प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर प्रयोग। तो ध्यान देंगे यही गलत है और यही आपका सही उत्तर होगा, मुक्तक और गीत शैली का न्यूनतम प्रयोग। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि प्रेम गीतात्मकता ही छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है और मुक्तक रचनाएं भी उसमें लिखी गई। महादेवी वर्मा आप देखेंगे तो वो भी उनके गीत ही हैं, मुक्तक के रूप में हैं। पंत जी ने भी इस तरह से कविताएं लिखी। तो गीतात्मकता और मुक्तक शैली का प्रयोग ये प्रधान लक्षण है, न्यूनतम प्रयोग नहीं। तो ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? तो निर्मल वर्मा है इसका सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना होगा कथन और कारण के रूप में। जैसे अभिकथन है, छायावाद युग में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से निबंधों में दिखाई पड़ता है, और कारण दिया है कि इस युग के निबंधकारों ने मनोवैज्ञानिक तथा आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लेखन किया है, जिसके कारण निबंध अधिक प्रभावपूर्ण हुए हैं।
तो इस युग के यानी कि आप देख सकते हैं कि छायावाद युग के दौर में ही जो ये टाइम पीरियड रहा है, तो बहुत सारे मनोविश्लेषण परक भी निबंध लिखे जा रहे थे। लेकिन जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण का प्रमुख रूप निबंधों में न हो कि छायावाद युगीन कविताओं में था, काव्य में था। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रमुख रूप से निबंधों में दिखाई पड़ता है, तो प्रमुख रूप से नहीं है, अंश आया होगा, कविताओं में प्रमुख रूप से है। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा, अभिकथन गलत, कारण सही, यानी ए सही, ए गलत, आर सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण के संबंध में, तो ये नामकरण के संदर्भ में आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। जैसे ही आप डी का पहला करेंगे तो आपको सही उत्तर आ जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल किया हुआ है, रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल किया है, तो ये उत्तर आपका आप मिलान कर सकते हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, इसे आप थोड़ी सी भी असावधानी से ये प्रश्न गलत हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चुनाव कीजिए। कथन था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। और कथन दूसरा था, हिंदी में केवल पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। तो चलिए दूसरा सही हो जाएगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में दो ही प्रचलन में है। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में तीन लिंग तीन वचन की बात मिलती है, लेकिन अपभ्रंश में दो लिंग और दो ही वचन हैं। तो पहला कथन इसका गलत हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पहला कथन गलत और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल दो कथन, कथन नंबर 2 ही सत्य है। आगे देखते हैं, निर्निमेष शब्द का क्या अर्थ है? जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो, जिसकी कोई संतान न हो, बिना पलक झपकाए, जिसकी कोई आकांक्षा न हो। तो निर्निमेष जो शब्द है वो है बिना पलक झपकाए। ठीक है, निमिष मात्र जो कहा जाता है कि ईश्वर के लिए यह पूरी सृष्टि निमिष मात्र है, यानी कि एक पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतना ही, और निर्निमेष पलक बिना झपकाए, एक टक जिसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कथनोकारक के रूप में कि अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का रूप माना जाता है। सही बात है। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी का काव्य है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या करता है, इसे इस रूप में देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यदोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्यार्थ, असदुपदेशत्व एवं असभ्यार्थ नित्य काव्य दोष है। तो जिसमें असत्य हो, असदु उपदेश हो, उपदेश सही न हो, और असभ्यार्थ सभ्य न हो, ये सभी जो है काव्य के नित्य दोष हैं। और शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष एवं रस दोष ये सभी अनित्य काव्य दोष हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है। तो इस रूप में कथन ए सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही होगा, ध्यान रखेंगे इसको। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न थे, हम देख रहे थे। आगे भी जो प्रश्न हैं उन सभी के हम हल अपनी इस क्लास में देखते रहेंगे। अधिकांश मिलान वाले प्रश्न थे और मिलान वाले प्रश्नों में गलती की संभावना नहीं होती, आप सभी अभ्यास कर रहे हैं लगातार। तो मिलान वाले प्रश्न आसान भी आए हुए थे, जिन्होंने किसी एक उत्तर को सही पकड़ लिया होगा तो अधिकांश प्रश्न ऐसे थे कि उनके सभी प्रश्न, सभी उत्तर सही हो सकते हैं। तो जिन भी प्रश्नों में आपको कोई असमंजस हो या उनके उत्तर न समझ में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन पर विशेष क्लास लेकर के बहुत अच्छे से उन्हें समझाएंगे और उसका सही उत्तर पूरा प्रामाणिक ढंग से देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आगे के प्रश्नों के हल के साथ। नमस्कार।